Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. The topic for today's video lecture is investment function. इस वीडियो लेक्चर में हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन निवेश फलन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक इकोनॉमी में कंजम्पशन की जितनी इम्पॉर्टेंस है उतनी ही इम्पॉर्टेंस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की भी है, निवेश की भी है। एग्रीगेट डिमांड के दो मेन कंपोनेंट्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट है। कंजम्पशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, निवेश के बारे में। केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जब हमने डिस्कस की थी तो उसमें हमने लिखा था कि एग्रीगेट डिमांड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट है। निवेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट क्या है और उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कि इन्वेस्टमेंट क्या है। सिंपल लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट का मीनिंग अगर लिया जाए तो एक पर्सन डिफरेंट काइंड के जब शेयर या स्टॉक खरीदता है या किसी कैपिटल में इन्वेस्ट करता है जिससे उसे इनकम मिले, जिससे उसे आय की प्राप्ति हो, उसे वो इन्वेस्टमेंट कहता है, निवेश कहता है। लेकिन केन्स ने इन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट था वो इससे कुछ अलग यूज करा। सिंपल लैंग्वेज में हमने कहा कि अगर हम कोई शेयर खरीद रहे हैं, बॉन्ड्स ले रहे हैं तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। बट केन्स ने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट का मतलब एक स्पेशल सेंस में उसने लिया। उसने कहा एक मैन इन्वेस्ट कर सकता है दो तरीके से, या तो वो शेयर और स्टॉक खरीद सकता है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के जो कंपनी है, या वो किसी ओल्ड कंपनी को खरीद सकता है, या दूसरा तरीका क्या है, वो पर्सन किसी नई मशीन को खरीदने में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, नई फैक्ट्री के अपनी फैक्ट्री के लिए कोई प्रीमिसेस ले सकता है, एरिया जगह खरीद सकता है, या नई कंपनी को प्रमोट करने के लिए वो इन्वेस्ट कर सकता है। जो फर्स्ट काइंड की इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपने कोई शेयर खरीदे या बॉन्ड्स खरीदे, उसका कंट्री में टोटल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कुल रोजगार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी थी, आपने उसके शेयर और स्टॉक सिर्फ खरीदे, या कोई कंपनी पहले से ही थी, ओल्ड कंपनी थी, आपने उसको खरीद लिया जिससे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। लेकिन जो सेकेंड काइंड है इन्वेस्टमेंट का, जो दूसरा तरीका है जिसमें आप एक नई मशीन खरीद रहे हो या एक नए लोकेशन पे एक नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हो, तो उस केस में एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज होता है। सपोज यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, राम ऑन्स शेयर वर्थ ₹1 लाख ऑफ अ कंपनी। मान लो राम ने किसी कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर ले लिए। एंड इफ मोहन परचेज ऑल दीज शेयर फ्रॉम राम, अगर मोहन ने राम से वो सारे के सारे शेयर खरीद लिए, इसका मतलब क्या है, वो मोहन के लिए इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, शेयर की सिर्फ ट्रांसफर हुई है, उसकी वजह से इकोनॉमी की टोटल इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जरूर कहा जाएगा, लेकिन इस तरह की इन्वेस्टमेंट को केन्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, क्योंकि कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी इस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से क्रिएट नहीं हुई है। ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी जितनी थी, प्रोडक्शन जितनी थी, वो उतनी ही है। इकोनॉमिक्स में हम इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग लेते हैं? इन इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर्स to the expenditure on the purchase of such goods which enhance overall production capacity in the domestic economy। इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी ऐसी गुड को, किसी ऐसी वस्तु को खरीदने के ऊपर पैसे खर्च करना जिससे आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपकी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके, उत्पादन की क्षमता बढ़ सके। मान लो आपने एक फिक्स्ड एसेट, आपने कोई प्लांट नया इस्टेब्लिश कर लिया, या आपने कोई मशीन खरीदी, या
आपने अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड किया, अपनी बिजनेस को एक्सपेंड किया है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तब आप उसे बोलोगे कि आपने इन्वेस्टमेंट की है। तो इकोनॉमिक्स के टर्म में इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है कि आप कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हो किसी गुड को परचेज करने के लिए, जिससे आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था की ओवरऑल प्रोडक्शन की कैपेसिटी एनहेंस होती है। हम यहाँ पे कैपिटल की बात कर रहे हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उत्पादन के हमने पढ़े हैं 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। कॉमन लैंग्वेज में हम वेल्थ, कैपिटल, मनी सबका एक ही मीनिंग ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में इनका मतलब अलग अलग होता है। कैपिटल का मतलब है पार्ट ऑफ वेल्थ, जिसको आप प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो। लाइक कोई मशीन है जिसे आप यूज कर रहे हो, तो आपके लिए वो कैपिटल है, उसे आप कैपिटल कहोगे, जो आपकी प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। इन्वेस्टमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं, ब्रॉड कंपोनेंट्स है। First is business fixed investment, second is investment on business inventory, and third is investment expenditure on residential construction. डिजायर इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला कंपोनेंट है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की जब बात की जाती है तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसे आप वन टाइम करते हो और सेवरल ईयर तक उसकी वजह से आपका प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो रैपिडली इंक्रीज होता रहता है और आपको उससे बेनिफिट होता है। 2 डिटर्मिनेंट है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के। सबसे पहला है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में क्या है, एंड सेकंड है बिजनेस एक्सपेक्टेशन। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक, अगर हम मनी की टर्म में बात करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर चलते हैं, लेकिन रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इट इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अगर हम कहें कि बैंक से हम लोन ले रहे हैं, लोन के ऊपर आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर 4% इन्फ्लेशन भी है, तो 10% माइनस 4% 6% आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। बिजनेस एक्सपेंडिचर जब भी फिक्स एसेट में किया जाता है तो वो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिवली रिलेटेड होता है। कैसे नेगेटिवली रिलेटेड है? मान लीजिए रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, उस केस में आप कुछ भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपने 6 लाख की इन्वेस्टमेंट की और जब ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से कम होके 3% हो गया, तो उस केस में आप क्या करोगे? क्योंकि अब आपके लिए बोरोइंग का रेट कम हो जाएगा, बैंक आपके ऊपर कम इंटरेस्ट लगा रहा है, तो उस केस में आप इन्वेस्टमेंट पहले से ज़्यादा कर दोगे। सपोज आप इंक्रीज करके 10 कर देते हो, तो बिजनेस की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सपेंडिचर होता है, वो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप कम इन्वेस्ट करते हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो। सेकेंड है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि पहला डिटर्मिनेंट था रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा है बिजनेस की एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस क्या है? बिजनेस एक्सपेक्टेशन का मतलब है फ्यूचर में आप फ्यूचर की मार्केट की फ्यूचर स्टेट देख रहे हो कि किस तरह की है। अगर आपको लगता है कि नियर फ्यूचर के अंदर आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे फिक्स एसेट में। पर अगर आपको लगता है कि आपकी ये एक्सपेक्टेशन कम है, आपके प्रोडक्ट की फ्यूचर में ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो आप कभी भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पसंद करोगे। तो आप जब भी इन्वेस्ट करोगे तो आप 2 चीज़ों को ध्यान में रखोगे। सबसे पहला होगा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और दूसरा एक्सपेक्टेशन कैसी हैं। एक्सपेक्टेशंस अगर हाई हैं तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, एक्सपेक्टेशन कम है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमने देखा ही है नेगेटिव रिलेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, और ज़्यादा है तो आप कम इन्वेस्ट करोगे।
सेकंड है इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस इन्वेंट्री। बिजनेस इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेस्ट करना। बिजनेस इन्वेंट्री का मतलब है आप किसी भी स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हो, डिजायर्ड एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, आप अपने पास चीजों को इकट्ठा करके रख रहे हो, उसे इन्वेंट्री बोला जाता है। इसमें क्या क्या आता है? चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड गुड। आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करी जिससे आपके पास प्रोडक्शन का स्टॉक इकट्ठा हो गया। वो गुड फिनिश्ड भी हो सकती है, अनफिनिश्ड भी हो सकती है, मतलब पूरी तरह से प्रोड्यूस्ड भी हो सकती है या सेमी प्रोड्यूस्ड भी हो सकती है। या आप अपने पास इकट्ठा रॉ मटेरियल खरीद के अपना स्टॉक रख रहे हो। चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो बिजनेस इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करने का मतलब आप इन दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हो। डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो इन्वेंट्री को एक्यूमुलेट करने के लिए किया जाता है, वो बिजनेस फिक्स्ड जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आपने पूरा प्लांट लगाया, बड़ी बड़ी मशीन खरीदी, उनके ऊपर आपने पैसे खर्च किए, लेकिन रॉ मटेरियल को लेने पर या फिनिश्ड और अनफिनिश्ड गुड का स्टॉक अपने पास रखने के लिए उतना एक्सपेंडिचर, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होती जितनी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती है। लेकिन ओवरऑल एक्सपेंडिचर जब आपने एक एंटरप्राइज का बताना है तो आप उसका फिक्स्ड वाला भी इन्वेस्टमेंट लोगे, साथ ही साथ उसकी बिजनेस इन्वेंट्री के ऊपर जो उसने इन्वेस्ट किया है उसे भी लेके चलोगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टोटल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने का। थर्ड आ जाता है इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल हाउसिंग। रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए भी हम इन्वेस्ट करते हैं। डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट का एक और कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल हाउसिंग। रहने के जो घर होते हैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करना। दिस इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा था, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन रेट। तो ये जो आपका रेजिडेंशियल हाउसिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट है ये भी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्फ्लुएंस्ड है। इंडिया में रिसेंट पास्ट ईयर में इंटरेस्ट रेट जो लोन का है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वो बहुत कम हो चुका है। कॉन्सिक्वेंटली हाउसिंग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप बात करते हो तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो हाउसिंग के लिए, अगर आप घर बनाने के लिए लोन लेते हो तो वो अराउंड 7% है, और इन्फ्लेशन रेट 2006 के कपल ऑफ ईयर्स में 3% के अराउंड रहा है। इसका मतलब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेयरली कितना है? 4% है। तो गवर्नमेंट जब भी टैक्स की रिबेट देती है, स्पेशली हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग करें और रेजिडेंशियल हाउसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकें। तो ये 3 ब्रॉड कंसेप्ट थे इन्वेस्टमेंट के। आप फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेंट्री के लिए कर सकते हो, और रेजिडेंशियल हाउसिंग में भी इन्वेस्टमेंट होती है। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट के टाइप्स। इन्वेस्टमेंट के टाइप्स, निवेश के कितने प्रकार हैं? निवेश के जो प्रकार हैं या टाइप हैं उनको हम अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रियल इन्वेस्टमेंट क्या है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स या स्टॉक को अगर परचेज कर लिया तो उसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से किसी तरह का कोई एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होगी। एक पर्सन के जो राइट हैं कुछ शेयर या बॉन्ड के, वो आपके पास ट्रांसफर हो सकते हैं। आप इस इन्वेस्टमेंट को दो तरह से कर सकते हो। अपनी कंट्री के अंदर अगर आप कर रहे हो डोमेस्टिक इकोनॉमी में तो वो भी हो सकती है, या आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर भी ये इस इन्वेस्टमेंट को कर सकते हो। रियल इन्वेस्टमेंट क्या है? रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब है अगर आप किसी ऐसी गुड को परचेज करते हो जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो आपकी रियल इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल में सिर्फ आपने शेयर या बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे उसमें इन्वेस्ट करते हो, मान लो आपने एक नई मशीन खरीदी, उस मशीन की वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई काम की, अब प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज हो गया, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी रियल इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि वो आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहेंस कर देगी, आपकी उत्पादन की जो क्षमता है उसको बढ़ा देगी।
सेकंड इन्वेस्टमेंट आती है, सेकंड क्लासिफिकेशन हमने की है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, प्रेरित निवेश और स्वचालित निवेश। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रेरित निवेश क्या है? प्रेरित मतलब जहां से आपको कुछ इंड्यूसमेंट मिले, प्रेरणा मिले। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इनकम और प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपकी इनकम या प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, और अगर आपकी इनकम या प्रॉफिट कम है तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी कम की जाती हैं। हम डायग्राम से इसको शो कर रहे हैं। डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पे रियल नेशनल इनकम, वास्तविक राष्ट्रीय आय को लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने इन्वेस्टमेंट को, निवेश को लिया है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट की लाइन है वो ध्यान से देखिए, जब इनकम का लेवल कम है तो ये इन्वेस्टमेंट हमारी नेगेटिव है। जैसे जैसे हमारी इनकम या प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहे हैं तो रियल आपकी जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, इसीलिए इसे कहा जाएगा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। मोस्टली जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ही करता है। सेकेंड आपका आ जाएगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वचालित निवेश। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वचालित निवेश क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इनकम या आउटपुट के लेवल पे डिपेंड नहीं करती। इनकम या आउटपुट का लेवल जैसा भी हो, ये इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रहती है। मोस्टली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है, और क्योंकि इसका इनकम या आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहती है। हमने सेम एक्स एक्सिस पे रियल नेशनल इनकम, जीडीपी को लिया है, वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट, और क्योंकि इसका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम का जैसा मर्जी लेवल हो, इस इन्वेस्टमेंट का लेवल हमेशा सेम रहेगा। देन थर्ड क्लासिफिकेशन है आपकी प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के थ्रू की जाती है, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हमेशा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, लाभ को कमाने के लिए निवेश करता है। और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जब भी इन्वेस्ट करेगा तो वो दो फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा। अभी हमने देखा था रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं फ्यूचर की, मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल? आप जब कैपिटल की एक यूनिट को इन्वेस्ट करते हो तो उससे कितना रिटर्न मिलने की आपको उम्मीद है, वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट में जब आप लोन लेते हो बैंक से या किसी से बोरो करते हो, उसके ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर एक एंटरप्रेन्योर को लगता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन रिटर्न तो ज़्यादा होने की उम्मीद है और इंटरेस्ट उसे कम पे करना है, तो उस केस में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन कम हो रिटर्न मिलने की और इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना हो, तो उस केस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएंगी या कम कर दी जाएंगी। सेकेंड है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट करती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो, प्रोविंशियल के थ्रू हो या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू हो। और इस तरह की इन्वेस्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पीपल का वेलफेयर करना, लोगों का कल्याण करना। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं की जाती, लाभ कमाने के लिए इस तरह की निवेश नहीं होता। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, सकल निवेश और शुद्ध निवेश क्या है। सकल निवेश, जिसको टोटल इन्वेस्टमेंट भी आप कह सकते हो, एक गिवन टाइम पीरियड में एक इकोनॉमी में जितनी भी कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट नेट भी हो सकती है और रिप्लेसमेंट भी। मतलब मान लो आपने एक नई मशीन खरीदी, वो नई मशीन आपकी 1 लाख रुपीस की थी, तो आपकी 1 लाख की नेट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपने नई मशीन को खरीदने पे पैसे खर्च किए। और एक मशीन जो आपके पास पहले ही थी, वो मशीन खराब हो रही थी, आपने उसको ठीक करवाया, और मान लो ठीक करवाने के लिए आपके 50,000 रुपये लगे, 50,000 रुपीज लगे, तो इसे बोला जाएगा 50,000 को रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। और टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगी? नेट प्लस रिप्लेसमेंट, इट विल बी 1.5, मतलब 1,50,000, 1,50,000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए, चाहे वो नेट पे थे या रिप्लेसमेंट में थे, ये आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, सकल निवेश है, या आप इसको कह सकते हो कि आपका कुल निवेश है।
सेकंड आ जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। क्या है नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब? सिर्फ आपने कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की वो नेट इन्वेस्टमेंट है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, आपने नई मशीनरी खरीदी, नई मशीन को खरीदने के ऊपर आपने 1 लाख रुपए खर्च किए, तो वो 1 लाख आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है। नेट इन्वेस्टमेंट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को माइनस करके नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। लास्ट क्लासिफिकेशन हमारी आ जाएगी इंटेंडेड और एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, जिसे आप प्लान्ड वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और सेकंड है अनइंटेंडेड, जिसे एक्सपोज्ड भी कहा जाता है, अनप्लैंड भी कहा जाता है या इनवॉलंटरी भी कहा जाता है। इंटेंडेड और एक्सटेंट या प्लान्ड और वॉलंटरी क्या है? जब एक एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट को करने के लिए एक डेफिनेट प्लान बनाता है और कुछ ऑब्जेक्टिव रखता है कि मुझे इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है और प्रॉपर प्लान बना के वो इन्वेस्ट करता है, तो उसे इंटेंटेड या एक्सेंट या फिर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर बिना प्लान के इन्वेस्टमेंट की जा रही है, किसी तरह का कोई प्लान नहीं बनाया गया, अपनी मर्जी से इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा, इनवॉलेंट्रीली है, तो वो अनप्लैन्ड एक्सपोज्ड या अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट है। स्पेशली ये वाली जो डिमांड की जाती है इंटेंडेड वाली, वो मान लीजिए मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाती है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो इन फैक्टर को ध्यान में रख के आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हो, प्रॉपर अपना प्लान बनाया। लेकिन मान लो अचानक से डिमांड में फॉल आ जाता है, डिमांड कम हो जाती है, आपके पास गुड्स एक्यूमुलेट हो जाएंगी, चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, तो आपको इन्वेस्टमेंट का लेवल कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था। तो ये अनप्लैन्ड इन्वेस्टमेंट है जो आपकी वजह से आपकी हो गई, आपको ऑलरेडी इन्वेस्ट आप कर चुके हो, लेकिन आपकी वो गुड्स सेल नहीं हो पाई। तो ये दोनों में डिफरेंस था इंटेंडेड और अनइंटेंडेड में। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।